आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं एमआईएम पार्टी के बेबाक प्रवक्ता आरिफ हुसैनी साहब। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। कल औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं परवेज सिद्दीकी साहब जो नागपुर से आए थे, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने इम्तियाज अली साहब पे बहुत गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? आरोप ये लगाए कि वे मन्नत जो सजा लिए, पैसा कहाँ से आया, ये सुपारी क्लियर है, ये ब्लैक मिलर है, ये बीजेपी के इशारे पे काम करते, ये सारी बातें। मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं, ये खासदार साहब ने इससे पहले बम्बई में जाके जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्होंने अबू आसिम साहब को गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। वहां से घमासान का आगाज हुआ। कोई घमासान नहीं है। ये नागपुर से नशे की हालत में औरंगाबाद में आया जी, और अभी नागपुर के अंदर जो नाखुशगवार वाक़या हुआ जी, मुसलमानों के खिलाफ में जो बेजा पुलिस ने जबरन गिरफ्तारियां की, जी, बेकसूर नौजवानों को जेलों में डाला, जी, ये अपने आप को जो बहुत बड़ा सुरमा बता रहा था, ये बुजदिल और कायर कौन सी बिल में छुप के बैठा था? वहाँ कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया क्या इसने? ये बीजेपी की थाप पे घुंघरू पहन के नाचने वाला, ये थर्ड क्लास नशा करने वाला, ये नशे में धुत, कल उसका मेडिकल कराना था, अपने पूरा नशे में बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कोई घटिया किस्म की शराब पी के भोग रहा है। और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर इनका क्या संगठन है, क्या इनकी हैसियत औकात है? सिवाय गोंडी के अंदर का उतना इनका कंस्टिट्यूएंसी छोड़ दीजिए तो इनके पास में एक ग्राम सभा को मेंबर भी नहीं है जी। इनकी हैसियत सियासी ने है ना, समाजी हैसियत ना इनकी ताकत है। और गोंडी से भी अबू आसिम जो चुन के आता है उसकी वजह ये है कि वहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। गोंडी से हटके अगर जरा के लड़ेंगे ना तो जमानत भी नहीं बचने वाली है। अभी एमआईएम ने रास्ते की धूल चटा दी थी, जरा पे बच गए। और आज तो आलम ये होगा कि गद्दार को गद्दार भी मत बोलो, और जो कारोबार कर रहे हैं, कौम के सौदे कर रहे हैं, उनको सौदागर भी मत कहो। तो क्या कहना क्या चाह रहे? तो इनकी कोई हैसियत, इनकी कोई औकात नहीं है। मन्नत कहाँ से आ गई, जन्नत कहाँ से आ गए? तो तुम्हारा कलेजा फट रहा क्या? कहना है कि ये नहीं, रिश्वतखोरी का पैसा, ऐसा आरोप है उनका। किसका? उनका सुपारी लिए, मांडुली। तो तेरे को सुपारी चाहिए क्या कुछ, इसलिए आगे भोगरा गया? इसलिए भोगरा गए? मैं तो साफ बोल रहा हूँ ना, तो जानकर लेना पड़ेगा। अरे भाई, कुत्ता अगर भोगा तो हड्डी फेंकना पड़ती, तो इसलिए भोगरा क्या जी? इनकी कोई हैसियत औकात नहीं, इनके सवाल में भी कोई, इनकी बात पे भी कोई दम नहीं। ऐसा लग रहा था थर्ड क्लास नशा पी के सिर्फ कोई रास्ते के ऊपर कैसा बेखौफ और बेखुदी में बके चल जाता, बस ही बकवास कर रहा था। लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर खासदार साहब अगर इसमें लड़ते मध्य से तो हम इधर सीट नहीं उतारते। उनका बोलने का एमआईएम पार्टी अपने उसूलों पे अपने तरीके से लड़ती है। कोई दलाल और एजेंट है कि हमको समझाने की जरूरत नहीं। सर फिर भी लोग कह रहे हैं, मतलब लोग की बात कर रहे हैं क्या, वो दलाल की बात कर रहे हैं? नहीं, वहाँ की समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लोग कहते हैं मैं पूरा साहब बड़े नेता है। काहे के नेता है जी? वो काहे के नेता है? खासदार है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अब उनकी बात बता रहा हूँ। अबू आसिम साहब जी राज्यसभा के मेंबर बनने से पहले जी, आप उनके पूरे क्लिप्स निकाल के देख लो जी। स्टेज पे खड़े रह के कसम खा के बोलते थे, मैं कसम खुदा की खाता हूँ ना, मैं आमदार बनना है मुझे, ना खासदार बनना है, मैं तो मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद के लिए बात करते फिरता हूँ। कैसे बने राज्यसभा के मेंबर, कैसे एमएलए बन रहे? खसमा खा के झूठी बात करने वाले। इसलिए मैं बोलता ये जो बाहर के लोग रहते हैं ना, बाहर राज्य के उत्तर प्रदेश वाले, तो भरोसा ही नहीं करना इनकी बात। सर अबू आसिम साहब ने उनका अगर इतिहास उठा के देखे तो मुसलमानों के बेबाक नमाइंदगी किए। कहाँ किए? आवाज कहाँ किए? विधानसभा। अरे विधानसभा के अंदर मनसे के लोगों ने मार के हका ली जी, उनका मुकाबला नहीं कर सके, वो क्या लड़ेंगे मुसलमानों की लड़ाई? सर आपको नहीं लगता कि आपस में इस तरह से अगर लड़ाई? कोई आपस की बात नहीं है। आपस की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम लड़ती है। दबे हुए कुछ लोग, जितने अगड़ा पिछड़ा, जितना अल्पसंख्यक समाज है, इनकी आवाज़ अगर महाराष्ट्र में कोई उभर रहा है और कोई बात करता है तो इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में सिर्फ एमआईएम पार्टी करती है। ठीक है सर, 2 मिनट के वास्ते अगर आपकी बात मान ली जाए कि वो उनको वजूद नहीं है थोड़ी देर के वास्ते, सच्चाई यही है। नहीं, सवाल महाराष्ट्र की सियासत की सच्चाई है। लेकिन आप उन पे तबसरा कर रहे हैं जिनका सियासी वजूद ही नहीं है। नहीं, सवाल ये है सर कि जब यहाँ पर जब खड़े थे उनका डॉक्टर गफ्फार खादिर साहब की शक्ल में, ठीक है, उन्होंने पायदार आउट लिए, जमानत नहीं बची, बात का विषय। लेकिन साहब ये भी सच्चाई है ना कि वही उठे खासदार साहब आ रहे। ये देखिए, उससे पहले भी उन्होंने कलीम कुरैशी साहब को खड़े करे थे। अच्छा, उनको भी 5,000 वोट मिले थे जी। अब उन्होंने ये बोलते ना कि वो इनको टिकट दिए, इनको भी 5,000 वोट मिले, और इनको 5,000 भी वोट जो मिले वो भी सुन लो जी। अरब बिरादरी ने इनके बैतुल अरब के अंदर मीटिंग लेके इनको समर्थन करे जी, करके इनको वोट मिल गए। नहीं तो इनको वो भी वोट नहीं मिलते, नहीं मिलते। ये तो सच्चाई ना, हुई थी कि नहीं मीटिंग? नहीं, मीटिंग हुई थी, वो तो समर्थन करे कि नहीं करे थे, इसलिए वोट मिले।
एक सवाल ही फिर बात हुई है, चर्चा सही कैसा मुसलमानों के बड़े अबू आसिम साहब, इम्तियाज जलील साहब और भी जो बड़े जिम्मेदार है, आप ये उनसे 4-5 लोग बड़े बड़े आप सुनिए मेरी बात, उनको तरफदारी नहीं कर रहे आप साहब। इम्तियाज जलील साहब से उनको मत मिलाओ, सौदा करो। ऐसा पुराने सीनियर है ना सर वो। अरे होंगे सीनियर तो क्या सौदागर नहीं होते क्या? अरे सौदागिरी कर रहे ना, क्या करे आज तक बताओ ना, कौम के लिए कुछ भी नहीं करे। फिर भी सर लोगों का कहना है कि इन लोगों ने अब आपस लोग- में ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है सियासी बात करो आप, लेकिन इस तरह से गद्दार बोल देना, मक्कार बोल देना, या इन्होंने कुछ बोल देना या उन्होंने कुछ बोल देना, ये तो- कहाँ तक सही है? तो सेना बीजेपी वालों का सुन के अपने अपने दलाला भी मैदान में नहीं उतारना, कौम के जज्बा से नहीं खेलना। 1 लाख लोगों ने वोट दिए, 1500-1600 से हार हो गई, आप जश्न मना रहे। यहाँ के दलालों को लाके छोड़ दिए, चांद दलाल जो कभी किसी के बुरे में दिखेंगे नहीं, कभी किसी के दवाखाने में दिखेंगे नहीं, कभी कोई परेशान हाल के पीछे दिखेंगे, इलेक्शन में दलाली करने बराबर आ जाए। इस तरह अगर और मैदान में कूदेंगे तो और सत्यानाश हो जाएगा। अवाम जगह बता देती जी, अगर ये 5-50 हज़ार वोट लेते तो हम समझ सकते थे इनकी औकात क्या है। बोगस वोटा करा रहे, पैसे से वोटा खरीद रहे, इनको क्या अवाम वोट दे रही है? सर एक बात और औरंगाबाद की राजनीति की बात करूँ, यहाँ पर वेदांत होटल का कोई मसला चढ़ा था, उसके अंदर भी सियासी घमासान देखने को मिला। सर वो मामला क्या है, इसके ऊपर आप कैसी निगाह से देखते हैं पूरे मामले को आप? देखिए वो मसला दरअसल ऐसा है कि होटल बिकने को निकली है। अच्छा अब होटल बिकने को लगी तो कई टेंडरों के अंदर लोगों ने सहभाग करना शुरू करे, कौन लोग खरीदना शुरू करे। जी अब उसमें खरीदना शुरू करने के बाद में अब कब किसने टेंडर लिया, ऐसा पैसे वालों का खेल है। जी अब किसने टेंडर लिया, क्यों लिया, कहाँ से पैसे लाया। अब बाद में जब संजय राउत साहब ने ये भांडा फोड़े जी और अंबादास दानवे साहब ने जब बात को उजागर करे, जी जब समझ में आ रहा है कि करोड़ रुपए की हेरा फेर इसके अंदर कैसी हो रही और ये कैसा खेल खेला जा रहा, ये सारा जांच का विषय है। ईडी कहाँ से हो रही भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ से हो रहे, जी इन लोगों ने जागना चाहिए ना। जी क्या खाली बस जो अपोजिशन के लोग रहते उनके पीछे जबरदस्ती भागते। अब यहाँ 68 करोड़ 70 करोड़ रुपए की कोई होटल खरीदे, 150 करोड़ की होटल, और जो लोग जो टेंडर परचेस करके जो टेंडर के अंदर कॉम्पिटिटर है, जी जिनको ये होटल का टेंडर मिल गया है खरीदने का, जी उनकी आईटी रिटर्न मेरे ख्याल से 29 लाख रुपए है। तो मेरा आईटी रिटर्न जब 29 लाख है तो मैं 70 करोड़ की होटल कैसे खरीद रहा? मेरे पास ये पैसा, काला पैसा आया कहाँ से? मोदी जी ने जो काला धन लाया तो बांट दिया गया लोग आपस में, ये चक्कर क्या है? सब जांच का विषय है। आईटी डिपार्टमेंट ने और ईडी डिपार्टमेंट ने इसकी पूरी जांच करना चाहिए और पूरा दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। सर इससे हटके सवाल ले लेते हैं। औरंगाबाद के अंदर कल हमने देखा कि कबाड़ीपुरे के अंदर इसके अंदर उस आज की अखबारात की रिपोर्ट भी है 86 जो तो गाय वंश के जानवर पकड़े गए। सर ये कितनी गलत बात है कि हमारे उलमा इकराम, सियासी लीडरान, बड़े बड़े जिम्मेदारान बड़ा अदब एहतराम से अपील कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की हरकत में आना, ये ऐसी हरकत हो जाना, क्या आपको लगता नहीं कि इससे और हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ेंगी? नहीं, हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ने का सवाल नहीं साहब। देखिए ये जो गौकशी का और ये जो चल रहा मामला, जी इसका जो एक्ट एक गौवंश हत्या के ऊपर जो पाबंदी महाराष्ट्र शासन ने लगाई वही गलत। गाय के ऊपर लगा आप समझ सकते हैं, जी लेकिन आप बैल पे क्यों लगा रहे? अच्छा बैल पे आपने, आप साहब उनकी आस्था है ना, बैल में गाय की आस्था है तो फिर हेले में क्यों नहीं है, फिर भैंस में क्यों नहीं है? अब अपना ये भी 4 पैर के वो भी 4 ही पैर के है ना, जी कि भैंस काली और हेला काला है बोल के इसके ऊपर नहीं लगा रहे। अरे लेकिन साहब भैंस अलग होती है, ये गाय वंश अलग होती है। हम गाय की बात ही नहीं कर रहे, गाय पे आप लगाओ। हमारे पार्लियामेंट पार्टी ने कई बार बोल चुकी गाय को आप जो तो राष्ट्रीय घोषित कर डालो गाय को। लेकिन सर अगर वो कहते लेकिन हैं- आप जो बैल के ऊपर लगा रही है आपकी सरासर नफरत है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जी आप कल पकड़े रेड हो गई, जी क्यों हुई? बंदी है बोल के हुई। बंदी बंदी क्या गुटके पे बंदी नहीं है क्या? गुटके बंदी है ना। सर ये धार्मिक एक मसला है, मिनट, अभी नहीं, काय का धार्मिक मसला है ये? धार्मिक मसला है सर ये। अरे बैलों को पकड़ना कौन सा धार्मिक मसला है? ये कुछ भी नहीं है धार्मिक मसला। सुनिए अब मेरी बात, बंदी गवर्नमेंट ने बंदी डाल दी। जी गांजे पे बंदी है, गांजा बिक रहा। जी बम्बई मटके पे बंदी है, बम्बई मटका चल रहा। चरस पे बंदी है, चरस बराबर बिक रही है। जी मेरे को बताइए, ये बटन जितने भी मेडिसिन के नशे होते इसके ऊपर बंदी है, धड़ल्ले से बिक रहे। ये चीजों के सर, ऊपर गैर कानूनी नहीं मामला नहीं अलग है, नहीं नहीं धार्मिक नहीं मसला अलग है। नहीं, धार्मिक नहीं, आप खींच के धार्मिक में लाओ मत इसको। कोई धार्मिक मसला नहीं है, गाय के ऊपर पाबंदी आप लगाओ, हम उसके फेवर में है। ठीक है, गाय से अगर आपकी आस्था जबरदस्ती जुड़ती है जुड़ा लो, जी आप गाय को माता मांगते हैं मान लो, जी हम आपकी आस्था के साथ खड़े हैं, हमारा वहाँ विरोध नहीं है। लेकिन तुम बोलेंगे अब हम हेले पे लगाते, अब हम गाय पे लगाते, इस पे बैल पे लगाते, और अब हम जो तो भैंस पे लगाते, तो क्यों लगा रहे? और इतने अब हो गई ये बात, जी आपने बैल पे लगा दिए, जी गाय पे लगना चाहिए, हम खुद उसको मानते। जी अभी अपने पास में यहाँ से आप जाएंगे बिड़किन रोड के ऊपर, जी बिड़किन पे जी बहुत बड़ा बूचड़ खाना अलाना का चल रहा। जी। चलो कब बंद कर रहे हैं उसको? वहाँ क्या कटता सर? बोलो आप बोलो ना, आप जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप, बूचड़ खाने में क्या कटता? अब आप बोलो ना, अब हो सकता है वहीं ले कट रहे होंगे, हाँ, और क्या कट रहे होंगे? मुझे क्या मालूम सर। अब क्यों? आप बोलिए, मुझे अच्छा, इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, बैल से आपको प्यार हो तो हेले से नफरत क्यों कर रहे? भैंस से नफरत क्यों कर रहे? उसको भी खाला चच्ची कुछ मानो ना, लगाओ ना उस पर बंदी।
अरे साहब, करो बंदी उसके ऊपर। धार्मिक मसला है, धार्मिक कोई धार्मिक मसला नहीं। आप घड़ी घड़ी आपको मालूमात ही नहीं है तो आप बोलो मत। क्या धार्मिक मसला है आप बताइए, कौन सी गीता में लिखा हुआ है, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है, बोलिए आप मेरे को, पढ़ के बताइए, फिर आप धार्मिक मसला है बोल रहे। मसला ही है साहब। आप आस्था से जोड़ रहे हैं, हम आपके आस्था कई साथी संतों के बयानात को सुना। नहीं, वो सब गलत बात है, पाखंड की बात करो मत। वो जैसा वो भोगते फिर रहा था अभी एक बीच में, जी जी, ये ऐसी बातों में कोई दम नहीं। आप बोले ना गाय से हमारी आस्था है, जी जी, हमने वहाँ आपको समर्थन कर दिए। जी, गाय कोई मुसलमान काटता भी नहीं, कुर्बानी उस पर देते भी नहीं, इसलिए हम खुल के आपको समर्थन करते हैं। गाय पे बंदी होना चाहिए। सर उसके आड़ में फिर नफरत की राजनीति जा रही है। कोई नफरत की राजनीति नहीं है सब। अरे भैया सुनो मेरी, आप मेरी बात सुनो। कल कितने बैल पकड़े गए यहाँ? 86 के आसपास पता है। 86 पकड़े गए। कहाँ लेके गए? गाय गौशाला में लेके गए। गौशाला में लेके। वहां से कहाँ जाने वाले? ये अभी जी क्या मालूम सर इसके। अलाना गौशाला, ये सीधा। आप इतने एतमाद से कैसे कह रहे हैं? अरे भैया इनकी रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की SRS की, कि गौशालाओं से जो तो बूचड़ खानों को जानवर सप्लाई किए जा रहे हैं। आप कौन सी दुनिया में? मैं स्टडी करके बात कर रहा, हम बात थोड़ी कर रहा। सिंगल रजिस्टर्ड सिस्टम का जो रिकॉर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें खुले तौर पे कहा गया है कि जो बूचड़ खानों को जानवर, रिपोर्ट है। हाँ हम बात कर रहा है कि फिर तो उन्होंने कहा है कि गौशालाओं से वहां पर जो है तो ये पेश किए जा रहे हैं। आप यूट्यूब जाओ, गूगल के ऊपर पता चल जाएगा। सर सवाल ये है, एक तरफ मंदिर की बात होती है, मस्जिद की बात हो रही है, सर इस ऐसी नफरत के माहौल में कैसे चलेगा? ये धार्मिक मसला है, ये धार्मिक मसला है। मुश्किल आज ये हो गई है कि जो धार्मिक लोग हैं वो सियासी बात कर रहे हैं, और जो सियासी लोग हैं वो धर्म की बात कर रहे हैं। सारा लफड़ा यहाँ है। धर्म के लोगों ने धर्म का काम करना चाहिए, राजनीतिक लोगों ने राजनीति का काम करना चाहिए। कहीं कोई मसला नहीं है, कहीं कोई मसला नहीं है। सब इलेक्शन पे आ जाते हैं कि औरंगाबाद में फिर आपका मामला खरीब आ चुका है। हर पार्टी तड़जोड़ों में लगी हुई है, कोई यूटी बनाने में लगा हुआ है, कोई तड़जोड़ों में लगा हुआ है। पर खुल के कहूंगा कि औरंगाबाद के अंदर एमआईएम अकेले चलो के नारे के साथ चलेंगी कि कई हम ख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे। 10 बार आपको कह चुके हमने कि हम ख्याल पार्टियां बोले तो हम ख्याल बोले तो क्या? सेकुलरिज्म। क्या सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म की बात ही मत करो। हम ये बात के साथ हम उस सेकुलर, हमारा देश सेकुलर है सर। सुनिए, वो हम प्रेम्बल में जो सेकुलरिज्म है उसको मानते हैं। तो वही ये तुम्हारा नौटंकी सेकुलर, खाली बस लाके पेंट खजूर खिला दे रहे और तुम लाके मेरे को खमन खिला दे रहे, ये सेकुलरिज्म नहीं, ये दिखावा नाटक है। सब संविधान में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल चलेंगे। सेकुलर की बात कर रहा हूं। उसको अगर जो मानता है जी, और जो अगड़ा पिछड़ा दलितों की, मुसलमानों की, सबकी क़यादत करने की बात करता है, ऐसी जो भी पार्टियां इम्तियाज सब तक आएंगी या इम्तियाज सब वहां तक पहुंचेंगे, बिल्कुल उनसे बिल्कुल युति हो सकती है। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, ये भी आपने आपको सेकुलर पेश कर रहे हैं। नहीं इन्हों बोलते, लेकिन इम्तियाज साहब उनके पैमाने से तय करेंगे ना कि वाकई में सेकुलर है क्या, वो तय करेंगे तो बात करेंगे। मतलब आपका बोलना है कि ये पार्टी ने इम्तियाज साहब के पास आना, मैं ये बोलना चाह रहे हैं आप? अगर आपको जरूरत है तो आइए। साहब इतने बड़े पार्टियां हैं, उनके मुख्यमंत्री आप क्या चाहते? नहीं आप क्या चाहते? कहा कि मुख्यमंत्री, कहाँ मुख्यमंत्री है उनके? भैया अपने नहीं, यहाँ कहाँ मुख्यमंत्री उनके? भैया अपने महाराष्ट्र में एक आमदार है, ठीक है साहब, तो वो हिसाब से ताकत के हिसाब से काम करना पड़ेगा साहब। तो ठीक है ना, कर रहे हैं ना, फिर आइए आप। अगर आपको जरूरत है तो बात कीजिए, नहीं है तो हम अपने एजेंडे पे काम करेंगे। हम अपना अगर खत सियासी छोटा है सर तो अपने को पहल करना नहीं। आपकी नज़र में छोटा है, हम कहोगे अपने आप को छोटा मानेंगे? क्यों छोटा मानेंगे? ऐसा कौन सा समाज का इशू जो एमआईएम पार्टी ने उठाती? वो बात मानते हैं, खत्म हो गई बात। फिर उसमें कांग्रेस आती क्या? गई कांग्रेस छोटी है हमारे सामने। अगर जनताओं के इशू को आप नहीं उठाते, अगर जनताओं के इशू से आपको सरोकार नहीं है, और अगर आप पब्लिक के मुद्दों को नहीं उठाते, काहे के बड़े आप? बड़े हम हैं जो हर इशू को उठाते। सर फिर ये वो चूंगा ना, कुछ और ये ले लेंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं लेते हुए थे। ये पिछला इलेक्शन भी हुआ, 26 हमारे चुन के, 8-10 उनके चुन के आए। अगर उनको वाकई में अगर सेकुलर ये फिरका परस्त ताकतों को रोकना है, आगे बढ़ना चाहिए, और अगर उनकी मदद करना है तो अगले अपनी कौड़ी फिर कूदाना चाहिए। सर मैं सोशल मीडिया पे, हमने फेसबुक को देख रहा हूँ कि खाजा साहब पे आरोप लग रहे हैं कि उनका जो ऑफिस है उनका, तो बोलते हो वक्फ की ज़मीन है। नहीं, 3 बार अपने तुम 3 बार मेरी आपकी इसके ऊपर बातचीत हो गई है। वो मक्कार घटिया लोगों के सवाल है वो, और प्रूफ है तो आज तक कोई लाता नहीं। अब मैं बोलूँगा जिसने ये सवाल करा वो तो गाज़े बना जगह पे एक बेवा की ज़मीन पर बैठ गया, एक यतीम का माल उसने खा गया जी। जो ये सवाल कर रहा है, जो ऐसे लोग सवाल करते जी, वो डाकू अपने डकैत बैंकों में डाके डाल के बाल बत्ते बनाए हुए, तो मेरे पास कोई प्रूफ है क्या? सर खुला सवाल है, खाजा साहब ने उसके क्लियर करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ ना। अरे काय को मैं कर रहा हूँ ना, मैं पार्टी का जिम्मेदार आदमी कर रहा हूँ ना क्लियर। आरोप उन पे लग रहे हैं ना। कुछ नहीं, कौन लगा रहा, नाम बोलो। फेसबुक व्हाट्सएप पे देखो आप खोल के। देखो जी, मैं इनकी कोई ये बात है, मैं कोई दम नहीं है। फेसबुक व्हाट्सएप अगर क्या है, फुकट का मिल गया ना, धन हाथ में, तो कुछ भी फेंके चल जा रहे उस पर। जिनकी हैसियत औकात नहीं है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम लेते अपने लाइमलाइट में आने के लिए। वैसे ही एक नागपुर से कल ये बेवड़ा नशेड़ी आया था लाइमलाइट में आने के लिए। सर ये अफवाह भी चल रही है कि इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत से लोग आज ज्यादा गुट के अंदर प्रवेश करने वाले, बंडखोरी होने वाली। देखिए अफवाह ही है, हो सकता है, मुझे भी नहीं मालूम। हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी जी पूरी तरीके से हर सियासी फैसले को, हर नुक्ते नज़र को, हर पहलू से देखने के बाद ही उम्मीदवार सेलेक्ट करती है जी।
कोई आके चापलूसी कर लेंगे, आप बोलेंगे कोई आके ऐसे आगेदारी कर देंगे, कोई आके आज प्रवेश कर लेंगे, ये सब कुछ भी नहीं यहाँ तक बात चली कि जो पैसे देंगे ज्यादा उसको नहीं नहीं, इससे पहले हम खड़े आपके सामने 26 लोगों को पूछ लो किसी ने 4 रन दिया था क्या? ये सब बेकार बात है, काम की बात करो, कोई दम नहीं है बातों में। फिर भी सर कितनी सीट लड़ाने का इरादा रखते हैं आप? अभी इम्तियाज जलील साहब तय करेंगे जैसे आप जैसे। प्रवक्ता है ना साहब? बोल तो रहा हूँ, फिर आप सुन ही नहीं रहे, बीच में बोल दे रहे अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। हैं। हाँ, सवाल ये है कि कितने उम्मीदवार सामने आते हैं, जी जी, वो उसके ऊपर डिपेंड है सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। अभी जितने उम्मीदवार सामने आएंगे तो उसके अंदर से पूरा देखेंगे इसमें हाईली क्वालिफाइड कौन कौन है, रिप्रेजेंट कौन कौन कर सकता, वाकई में जनता का हदिल अजीज कौन है, किसको पूरे एरिया की मालूमात है, ऐसे लोगों को तरजीह देंगे। हमारे पास है साहब, एक वार्ड में कम से कम, मेरा सर्वे है, आप तो प्रवक्ता है, आपको मेरा सारा सर्वे है, एक वार्ड में कम से कम एमआईएम से टिकट लेने वाले एक वार्ड के 5-5 कम से कम 5-5 है। फिर सवाल आपको तकलीफ नहीं होगी साहब? ये तो हमारी परेशानी नहीं बढ़ेगी? ये तो हमारी पार्टी की सबसे बड़ी सियासी ताकत है कि हमारे पास एक वार्ड से 5-5 8-8 लोग टिकट मांग रहे। अरे दूसरों के दरवाजे पे तो एक भी नहीं है, तो बंडखोरी होगी साहब? कोई बंडखोरी नहीं होती। आप क्यों दुबले हो रहे? अरे मैं क्यों दुबले हो रहे? कोई बंडखोरी नहीं होती इसके अंदर, सब लोग जितने ले रहे हैं लिख के दे रहे। हमको ऑनर हमको नहीं दे, आप जिसको देंगे उनका काम करेंगे। आपने देखे कि एप्लीकेशन कैसे आते थे, लिख के देते, उसके लिए शरायत भी रहती। शराब हर पार्टी अपने शर्त तो मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ती, मुकार थोड़ी छोड़ सकते किसी को। फिर भी सर, एक मैं जो आवाम के बीच में हम भी घूमते हैं, आवाम में चर्चा है कि कम से कम जो भी मुसलमानों के लीडर है, चाहे कोई कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, समाजवादी के हो, इन्होंने कम से कम आपस में कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। पहले मुसलमानों की हालत खराब चल रहे, सोच समझ के बोलना चाहिए, नापतुल के बोलना चाहिए। देखिए आज आपको ये प्रवक्ता है, आज आप ये बात जो है ना गलत वक्त पे कर रहे हैं। आज मेरे को आप बताइए, दोनों सीटों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर। क्यों? तो वो ये जो लोगों ने आके नुकसान पहुंचाए, पूरे शहर में उनको समझाने वाला कोई नहीं था क्या? इतना समझाए सर, समझाए ना, समझाए नहीं सुने ना, आगे थे ना धंधे सौदेबाजा करने को। जब जब ऐसे लोग सामने आएंगे सियासी तौर पर उनको खत्म करना पड़ेगा। जब ये मानने वाले अपने जाति मफाद के लिए आते हैं, कोई इधर से हाथ में सूरज बताता, कोई इधर हाथ में चांद बताता, और लोग पागल हो जाते और माहौल खराब कर देते। तो वही होगा, फिर बात वही है। आज मेरे को बताओ किस दौर से किस हालत से कौम गुजर रही, बहुत परेशान। आज असद साहब के साथ में पार्लियामेंट में इम्तियाज साहब की सख्त जरूरत थी जी। और असेंबली इलेक्शन लड़ने के बाद में चलो ठीक है, वहाँ हार होने के बाद में ये दोनों अगर इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब अगर आज विधानसभा में पहुंच जाते, आज को आप कितनी राहतें मिल सकती थी। आज वो जो भूखे चले जा रहा है बेखुदी में जी, खुदी में सिंधुदुर्ग से पूरा घर नशेड़ी उसका भूखे चल जा रहा, जवाब तो देते थे उनको। आज ऐसे हालत जो हमारे सामने है उसका मुकाबला तो करते थे। जवाब दिए ना साहब उनको, विधानसभा में दिए, प्रेस से दिए, जैसा आप बड़े ना जवाब। मैं इम्तियाज साहब के रसद साहब की बात कर रहा जी। आप कमजोर और निकम्मे लोगों की बात मत करो। आरोप लगा रहे नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि आज हमको कितनी जरूरत थी असेंबली के अंदर। आपने अपनी जाती अना की खातिर कौम के सौदे करके कौम के 2 कायदों को आपने रोके। मैं ये बताना चाह सर, फिर इलेक्शन के अंदर फिर आपस में सीट खड़े बहुत देखो, फिर आरोप लगेंगे। फिर मैं बोला कौम ये चाह रही कि आपस में नहीं, कौम सब तैयार बैठी हुई आपकी परेशानी में दूर कर देता है कि जो नुकसान कौम ने अभी असेंबली में उठाई जी, और जो लोग इसके जिम्मेदार है जी, ऐसे तमाम लोग अगर सामने आएंगे तो कौम इनको रास्ते की धूल चटा देने वाली। आखिरी में जाते हैं कुछ इस ताल्लुक से जो गद्दार कहा गया, इन्होंने ये कहा गया, वजाहत के लिए क्योंकि प्रवक्ता है, कोई वजाहती बयान करेंगे 2 मिनट का, 1 मिनट। देखिए इम्तियाज जलील साहब का सियासी कद जी महाराष्ट्र के अंदर इतना ऊंचा है कि अब सब उनके सामने बोने नजर आ रहे हैं जी। तो अब इम्तियाज जलील साहब को नुकसान पहुंचाने के मकसद से उनकी सियासी शख्सियत को दागदार करने के लिए कुछ मफाद परस्त और कौम के सौदागर जानबूझकर जबरदस्ती गलत लक्षण लगाने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज जलील के वालिद साहब इस शहर के पहले सिविल सर्जन थे जी, पूरी फैमिली क्वालिफाइड फैमिली है जी, दूसरों के जैसे नहीं है, रिक्शा चले और करोड़ों की संपत्ति खरीदते चले जी। हस्बे हैसियत आप शुरू से इब्तिदा से ही है जी। इन चीज़ों को, ये जो हिरसुल दुनिया अजाबुल मौत की जो सोच है ना जी, ये ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं कि खाली उठा के लक्षण लगाने से नहीं चलता। हम अगर किसी पे आरोप लगा रहे तो उसके अंदर 25% तो भी सच्चाई रहना। देखिए, इस तरह से आरिफ साहब से हमारी इमाम के प्रवक्ता है, उनसे मुलाकात हुई और 2-3 बातें तो खैर सबके सामने बात रख दी है, कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम भी समाज में घूमते हैं, काफ़ी लोग हमसे कुछ कहते हैं तो बनता है हम भी जवाब दें। ठीक है, 2-3 बात तो क्लियर हुई है कि जो मामला चला, इन्होंने गद्दार कहा, इन्होंने कुछ कहा, वो सारी बातें आपके सामने हैं। औरंगाबाद का नक्शा भी आपके सामने है, सियासी नक्शा भी सामने है, सियासी ताकत भी सामने है, और यूटी के लिए जो बात कही गई है कि वह पहल करना पड़ेगा। इन्होंने वाज़ेह तौर से कहा है कि महाविकास अघाड़ी की जिम्मेदार है, आप पहल करना पड़ेगा इसकी तरफ से, एक वाज़ेह तौर से, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति है तो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि आपको भी बाविकास तरीके से पहल करना पड़ेगा।
वरना इलेक्शन में अगर आप ये बोल के कूद जाएंगे कि ये बी टीम है, सी टीम है, तो फिर जो होना है और क्या होना है आपको पता है। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। देखते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाले सियासी हालात किस करवट बैठते हैं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल।